सबसे पहले हिस्ट्री। आखिर हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है? चलिए फटाफट समझते हैं। हिस्ट्री यानी बीता हुआ कल। आपकी जिंदगी में आप आने वाला कोई भी दिन बिना बीते हुए कल का रेफरेंस लिए बिता सकते हो। क्या आप आगे क्या करना है ये पुराने एक्सपीरियंस को यूज किए बगैर कर सकते हो? क्या आप कुछ भी सीखे समझे और जाने बगैर आगे बढ़ सकते हो? नहीं ना। यानी फ्यूचर अपने आप में एक रिफ्लेक्शन है, फ्यूचर अपने आप में एक चैलेंज है, फ्यूचर अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपीरियंस का जो हमने पास्ट में लिया है। हिस्ट्री अपने आप में हमारे आज तक के इवोल्यूशन और हमारी जिंदगी की सारी बातों को समेटे हुए है। यानी हमने लाइफ में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये हिस्ट्री देख के पता चल जाता है। हमारी इंटेलिजेंट बातें कौन सी रही, सही डिसीजंस क्या रहे और रॉन्ग डिसीजंस क्या हुए, जिसकी वजह से वो चीजें बदल गई और भविष्य में दूसरी चीजें आ सकती हैं। ये सारी बातें हिस्ट्री से पता चलती हैं। आपने देखा वॉर जब हुए, वर्ल्ड वॉर हुए, जब उसका आउटकम निकाला गया कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का नतीजा बड़ा खतरनाक रहा, पैसे बर्बाद हुए, लोग मारे गए, दुनिया तबाह हो गई, तो इसीलिए यूएनओ बना और बाद में किसी भी तरह का वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए हमेशा का डिसीजन ले लिया गया कि लाइफ में जितनी भी चीजें आगे आने वाली उसमें कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें बैठ कर के ही बातों को सुलझाना चाहिए। ये डिसीजन आया कैसे? जब हिस्ट्री में झांका गया, जब ये देखा गया कि ये चीज सही नहीं हुई, तो जितनी चीजें सही हुई वो सारी आज हमने कैरी की हैं, जो चीजें गलत हुई इनसे सबक लिया है। यानी हिस्ट्री हमें एक इंटेलिजेंट और एनालिटिकल पर्सनैलिटी बनने में मदद करती है और इसके साथ साथ हम हमारे कल्चर, हमारी पुरानी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी दुनिया कैसी रही है, हम किस तरह से डेवलप होते हुए आए हैं, हमारी पावर्स क्या रही हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहा है, हमारा कल्चर क्या रहा है, ये सारी बातें हिस्ट्री ही हमें सिखाती है। मैं तो आपसे बात करता हूँ हिस्ट्री, क्या आप किताब में ये जो पुराने पुराने दिन, ये बहुत पुरानी लड़ाइयाँ, ये राजा महाराजा को ही मानते हैं? ऐसा नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद जो टाइम आपका बीत गया है वो भी हिस्ट्री है। यानी जो जो समय निकलता जा रहा है वो इतिहास बनता जा रहा है, वो पास्ट बनता जा रहा है। और आने वाले कल के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स आप तभी कर पाओगे जब किसी पास्ट का रेफरेंस ले पाओगे। अगर जिंदगी में मान लीजिए आप कहते हो मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, ये फ्यूचर है, लेकिन बनने की तैयारी आपका पास्ट है। आपने किया क्या है उसके लिए, आप क्या सीख रहे हैं? जब आप वो सब चीजें सीख जाएंगे, एक पास्ट आपका तैयार होगा जो एक एक्सपीरियंस पे आपको एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बना देगा, तब वो फ्यूचर आप देख पाएंगे, उसको पा पाएंगे, उसे अचीव कर पाएंगे। तो यानी हिस्ट्री क्या होता है? फ्यूचर में झांकने का झरोका। इफ यू रियली वॉन्ट टू see the future, you need to peep into the history। तो यही है। आज तक हमें किसी भी बात का अंदाजा आगे क्या होने वाला वो तभी लग सकता है जब पीछे क्या हुआ हो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ हो। तो हिस्ट्री का रीजन है आपको एक एनालिटिकल पर्सनालिटी जो कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हो, वो बनाने के लिए आपके आज तक के एक्सपीरियंसेस आपको बताना, आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करना। तो ये हिस्ट्री होती है। तो हिस्ट्री का कारण यही है कि जब हम पास्ट को जानेंगे तो फ्यूचर की तैयारी कर पाएंगे। एक और बात, टाइम अपने आप में एक राउंड मोशन है। समय जो होता है वो रिपीट भी हो सकता है, जो समय बीत गया वो वापस भी आ सकता है। यही हिस्ट्री भी कहती है, यही फ्यूचर का अंदाजा भी है। एक कारण और भी है हिस्ट्री पढ़ाए जाने का कि अगर कभी फ्यूचर में वापस से सभ्यताएं चेंज हो जाएं, सिविलाइजेशन पुरानी वाली आ जाए, फिर से कभी राजा महाराजा का जमाना आ जाए, वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, तो ये हिस्ट्री ही मदद करेगी आगे आने वाली पीढ़ी को उस वक्त कोप अप करने में और उस तरह के जीवन को सही तरीके से जीने में, गलतियां ना करके उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने में। तो हिस्ट्री को पढ़ने से फ्यूचर की तैयारी होती है। दूसरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी। ज्योग्राफी यानी दुनिया की जो आसपास दिखने वाली चीजें हैं उनकी नॉलेज, हमारे आसपास का पूरा वातावरण। क्या है ज्योग्राफी? एक गाना सुना होगा ना आपने, नदियां, पहाड़, झील, जंगल, झरने और वादी। ये जो गाना शाहरुख खान का एक गाना है स्वदेश पिक्चर का, उसमें ये सेंटेंस आया था, मुझे ऐसा लगा कि पूरी ज्योग्राफी ही आ गई इसमें। यही तो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब है आप
एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे जिस एनवायरनमेंट में, जिस दुनिया में, जिस धरती पर रहते हैं, जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जहाँ आसपास आपके जितनी भी चीज़ें जो कुदरत ने बनाई है, वो सारी चीज़ें आपको पता हो, उनके अच्छी बातें पता हो, उनकी कुछ खतरे पता हो, बुरी बातें पता हो, उनका आगे बढ़ना पता हो, उनका रुक जाना पता हो। देखिए दोस्तों, जानवर और इंसान में क्या फर्क है? जानवर कुदरत की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल कर सकता है, कुछ नया नहीं बना सकता। यानी एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स ऑफ नेचुरल थिंग्स और नेचुरल फैसिलिटीज। अगर बारिश आ रही है तो जानवर उसको एंजॉय करेंगे, पानी कहीं भरा हुआ है जानवर पानी पी लेगा, कहीं से खाना मिल गया है तो खाना खा लेगा। खाना खुद नहीं बना सकता जानवर, राइट? अगर कुदरत के अंदर कोई चीज़ें पड़ी हैं उसको उपभोग कर लेगा, कहीं छुप जाएगा, अपना घर जैसे बना रखा कुदरत ने वहाँ कहीं रहने लग जाएगा, शिकार करना सीख जाएगा। तो सब नेचुरल चीज़ों को नेचुरल एनवायरनमेंट में एक लर्निंग लेकर के कंज्यूमर के तौर पर लाइफ बिताते हैं एनिमल्स। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करते, इंसान डेवलपमेंट्स करते हैं। 5 लाख साल पहले जानवर और इंसान जंगल में ही रहते थे, एक जैसी जिंदगी जीते थे। जानवर आज भी ऐसे ही हैं जैसे 5 लाख साल पहले थे, उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की। अगर इंसान नहीं होता इस धरती पर, केवल जानवर होते, तो धरती 5 लाख साल पहले जैसी थी वैसी ही दिखाई देती। लेकिन इंसानों ने क्या क्या बना दिया, ये धरती बिल्कुल बदल चुकी है। कुदरत की चीज़ों के साथ, पहाड़ के साथ, जंगल के साथ, झरने के साथ, समुद्र के साथ, हर चीज़ के साथ इंसानी चीज़ें भी नज़र आती है। शायद अब तो वो और बढ़ती जा रही है। बिल्डिंग्स नज़र आती है, उड़ते हुए हवाई जहाज दिखाई देते हैं, फैसिलिटी वाली लाइफ नज़र आती है, दौड़ती हुई कारें नज़र आती है, ट्रेन्स नज़र आती है, इंसान के हाथ में मोबाइल नज़र आता है, सब तरह के डेवलपमेंट दिखाई देते हैं। लेकिन इंसान कुदरत की चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर कोई आविष्कार नहीं कर सकता था। ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब, मैं तो इन्वेंशन नहीं कहकर एक डिस्कवरी कहता हूँ कि ये सब चीज़ें इंसान को कुदरत से मिली, उस सबको मिला करके, अपना दिमाग लगा करके उसने कुछ नया बना लिया, एंड दैट इज व्हाट द डिस्कवरी। तो ये जितने भी आविष्कार हैं ये सब कुदरत की चीज़ों से ही बने हैं। अगर प्लास्टिक भी है तो वो भी कुदरत की चीज़ों से बना है, मेटल भी है, कोई चीज़ मेटल से बनी है तो वो मेटल कुदरत ने ही दिया है। अगर कोई चीज़ पेट्रोल से चल रही है आपकी गाड़ी, तो पेट्रोल कुदरत ने दिया है। कुल मिला के बिना कुदरत की चीज़ों का इस्तेमाल किए इंसान का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं। तो जिस तरह से एनिमल्स आर कंज्यूमर्स ऑफ द नेचर, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स आर द कस्टोडियन ऑफ द नेचर। कुदरत ने इंसान को इतना तेज दिमाग दिया कि वो नई चीजें बना सके, दो चीजों को जोड़ के तीसरी चीज बना सके। तो ये इसलिए किया कि इंसान इस धरती जैसी बनी इसको और सुंदर बना दे, उन जानवरों की भी रक्षा करे, इस कुदरत की चीज़ों की को भी कस्टडी रखे, उनको भी ध्यान से रखे, उनका डेवलपमेंट करे और खुद भी डेवलप हो। ये विडंबना की बात है कि इंसान में जब लालच आया तो उसने कुदरत की चीज़ों को खराब करते हुए अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। आज हम देख रहे हैं क्या हालत हो रही है, किस तरह से नेचर का नुकसान हो रहा है। ये सब बताने की ज़रूरत तो नहीं है, हमारा वो एपिसोड भी नहीं है, वो टॉपिक भी नहीं है। लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इंसान का जब तेज़ दिमाग के अंदर कोई चालाकी और लालच आया तो उस वजह से वो कुदरत पर सेंट्रिक ना होकर सेल्फ सेंट्रिक हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हो गया, और उसके डेवलपमेंट जो हो गए वो कहीं ना कहीं खुद को तो फैसिलिटी देने वाले हुए, लेकिन धीरे धीरे कुदरत का नुकसान करने लगे। ह्यूमन बीइंग्स are considered to be the custodian of the nature. Unfortunately, some people are becoming a threat to the nature. So now we need to understand कि आखिर ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। ये बात समझने के लिए कि हमें कुदरत का कस्टोडियन बनाया गया है। हम देखें कि दुनिया में पहाड़ क्या हैं, झरने क्या हैं, नदियाँ क्या हैं, समुद्र क्या हैं, इनका इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ को डेवलप करें। वॉल्केनोज क्या हैं, कैसे उसका फ़ायदा उठाना है, कैसे उससे बचना है, अर्थक्वेक भी आते हैं, नॉलेज लेनी है और किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, डेवलपमेंट्स करने हैं, क्या क्या सीखना है। ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी। यानी आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें आपको कुदरती रूप से दिखाई देती है, उन्हें समझना, उनको सीखना, उनके हिसाब से ढलना और उनका हिसाब से डेवलपमेंट करना। तो ये हमें ज्योग्राफी सिखाती है। अगर हम नेचर को समझेंगे ही नहीं तो कभी हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये नेचर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय ही होता रहेगा।
तो इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है कि आप जाने कितना अनयूजुअल है ज्योग्राफी। मैं तो सब्जेक्ट्स को एक टाइटल देता हूं, हमेशा एक प्रीफिक्स, एक तरह का एडजेक्टिव देता हूं कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली हिस्ट्री, हिस्ट्री इज नॉट अ बोरिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री इज अमेजिंग हिस्ट्री। इसी तरह से ज्योग्राफी इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज एन एक्सपीरियंस, ज्योग्राफी इज अनयूजुअल ज्योग्राफी। कुदरत में बड़ी अद्भुत चीजें हैं, जब आप निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। आजकल तो आप इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, फेसबुक पे, तो किस तरह की कई चीज़ें आपको किसी न किसी पोस्ट में नज़र भी आती रहती हैं। तो इनको एक कंपाइल्ड सब्जेक्ट में समझना और पढ़ना, उसके बारे में जानना, बिना ऑस्ट्रेलिया की आयस रॉक देखे बगैर, बिना वेनेजुएला का साल्टो एंजिल झरना देखे बगैर उसके बारे में यहीं बैठे जानकारी मिल जाना, वो सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है। बिना वॉल्केनो को रियल एक्सपीरियंस किए बगैर ये पता लगा लेना कि वेसुवियस जो वॉल्केनो है वो सबसे एक्टिव वॉल्केनो है इटली का, तो ये इसकी फीलिंग ले लेना, यही वो सब्जेक्ट है। लेकिन उसे फील करना पड़ेगा ताकि जब कभी जिंदगी में आपका सामना वहां उन चीज़ों से हो तो आप पहले से उसके बारे में जानते हो और आपका रिस्पॉन्स नेचुरल और कंट्रोल्ड हो। ये ज्योग्राफी का रीज़न है। इसी तरह से आता है पॉलिटी। पॉलिटी इज वर्थ नोइंग, बहुत ज़रूरी और जानने योग्य है। पॉलिटी वर्थ नोइंग पॉलिटी मैं कहता हूं क्योंकि पॉलिटी का मतलब होता है एक तरह की अरेंजमेंट। इंसान परिवार और उसके बाद एक समाज में रहता है, समाज से कंट्री बनता है। जिस तरह से परिवार चलाने के नियम है उस तरह से समाज चलाने के नियम है, उस तरह से देश चलाने के भी नियम। जिस तरह से आपके घर में एक छोटा परिवार रहता है जिसमें पापा है, मम्मी है, भाई बहन है, दादा दादी है और पूरे दिन के बहुत सारे कामकाज हैं और वहाँ रहने के नियम कायदे हैं, वहाँ कैसे रहना है मम्मी पापा को सिखाते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है बताते रहते हैं। इसी तरह से पूरा कंट्री भी एक घर है और उसे भी जिस तरह से आपके परिवार के अंदर मान लीजिए 6 मेंबर रहते हैं, पूरे कंट्री में 130 करोड़ मेंबर्स रहते हैं, तो उन सब का भी अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, ये नियम, ये नीतियां, ये पॉलिसीज हमें पॉलिटिक्स में मिलती है, राज व्यवस्था में मिलती है। राज व्यवस्था में हम ये जान पाते हैं कि कैसे एक सेंट्रलाइज कंट्रोल से पूरा देश के लोग एक फैमिली की तरह रह भी सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। उनके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, उन्हें किस तरह से रहना चाहिए ताकि वो खुद भी ग्रो करे और कंट्री भी, और किस तरह से उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमें राज व्यवस्था पॉलिटिक्स सिखाती है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सारी बातें बताता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे राइट्स क्या हैं और एज ए सिटीजन हमारे ड्यूटीज क्या हैं, ये सारी बातें कहाँ से पता पड़ेंगी? पॉलिटी से, ताकि भविष्य में कभी आप उसका हिस्सा बन जाएं तो आपको ये सब पता हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात हम पॉलिटी से सीखते हैं। एक तरह से घर चलाने की तरह देश चलाने का जो साइंस है वो पॉलिटिकल साइंस है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब आप बड़े होंगे तो इनमें से किसी न किसी सब्जेक्ट से ही आपकी एक पर्सनैलिटी बनेगी और हो सकता है आप उसी में कुछ कर रहे हो, तो आपका बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। दीज आर द रीजंस। और इसके साथ साथ आपका जुड़ाव होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। एक लीडर के तौर पर पॉलिटिक्स आपको एक लीडर बनना सिखाती है। एक लीडर के तौर पर जब आप कोई खेल खेलते हैं, बच्चों जब आप भी कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कोई ना कोई लीडर बनता है, कभी आप लीडर बनते हैं, फिर आप नियम बताते हैं। वो खेल गलत खेलने वाले को फाउल करते हैं, मना करते हैं, सही खेलने वाले को मार्क्स देते हैं या उसको पॉइंट्स मिलते हैं, जीतना हारना समझाते रहते हैं। तो ये सारी बातें उन रूल्स पर ही पॉसिबल हैं, वो रूल आप फॉलो करते हैं और कोई ना कोई लीडर होता है वहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से जब आपका रोल एक छोटे से खेल में लीडरशिप के तौर पे आता है और उसको आप अरेंज कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, इस तरह से पूरे कंट्री को मैनेज करने के लिए जो रूल्स एज ए लीडर इंसान में होने चाहिए, जो नियम इंसान को पता होने चाहिए और जो ट्रेड्स आने चाहिए, वो सब पॉलिटिक्स से पता चलते हैं, ताकि इंसान से जो जुड़ाव है वो एक सिस्टमैटिक और डेवलपमेंटल स्टेज में आगे बढ़ सके। आता है इकोनॉमी। मैं हमेशा कहता हूं इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट इकोनॉमी या इंटरेस्टिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। इकोनॉमी सिर्फ वही है जो आप अपने बारे में, अपनी चीजों को संभालने और खर्च करने के बारे में जानते हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत पहले पुराने जमाने में एक इंसान को जब दूसरे इंसान से काम पड़ता था, हर इंसान को किसी दूसरे इंसान से काम पड़ सकता है, लेकिन दूसरा इंसान रेस्पॉन्स तभी करेगा जब आपका काम उसके काम का भी हो, राइट? तो बस इस अरेंजमेंट को समझा गया। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास चावल है, लेकिन मुझे घर में एक घड़े की जरूरत है। मुझे घड़ा बनाना नहीं आता, मुझे तो चावल की खेती करना आता है। अब मुझे घड़ा तो चाहिए, तो अब मैं क्या करूं? तो जिसको घड़ा बनाना आता है मैं उसके पास जाऊं। तो लोग इस तरह से जाया करते थे। मोहनजोदाड़ो में बड़ा मार्केट लगा करता था।
आपको मैंने एक पुराने एपिसोड में बताया भी है कि एक बिग मार्केट हुआ करता था। अब इसे बार्टर का मतलब होता है आदान प्रदान। मेरे पास कोई चीज है जो तुम्हारे काम की हो सकती है और तुम्हारे पास कोई चीज है जो मेरे काम की हो सकती है, इसे एक्सचेंज कर लिया जाए, तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। घड़े वाले को चावल चाहिए और चावल वाले को घड़े चाहिए, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। बट इसमें प्रॉब्लम आती थी कि वो घड़े वाले को ढूंढना पड़ता था, इसी तरह से चावल वाले को ढूंढना पड़ता था। हो सकता है घड़ा तो मुझे चाहिए पर उसको चावल नहीं चाहिए, तो अब क्या करें। तो इस वजह से बहुत लंबे समय बाद इसको सेंट्रिक किया गया, कोई ऐसी चीज बना दी जाए जिससे जो दोनों के ही काम की हो और वो दोनों अपनी अपनी चीजों को किसी से भी खरीद सकते हो, और वो निकल के आया गोल्ड। बहुत लंबे टाइम तक गोल्ड ही इंटरपर्सनल ट्रेड का माध्यम बना रहा, दैट वाज द मीडिया। लेकिन गोल्ड की एक लिमिटेशन है और गोल्ड अपने आप में एक फिजिकल चीज है, तो क्या किया जाए। तो उसके बाद तैयार हुआ कि इस गोल्ड को एक नया रूप दे दिया जाए, एंड दैट बिकेम अ पेपर गोल्ड। आज जो आप करेंसी देखते हैं ये एक्चुअल में एक इवैल्यूएटेड डेरिवेटेड एक वैल्यू है अपने आप में उसी गोल्ड की। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी बातें। तो ये करेंसी, ये कागज का नोट, इसकी वैल्यू, इसके ये कितने छपेंगे, उसका इंटरनेशनल लेवल क्या होगा, उसका मूल्य क्या होगा, ये सारी की सारी गोल्ड पर डिपेंड करती है। वो अपने आप में एक तरह का गोल्ड ही है, बट उसको नेचुरली सेव कर लिया गया, प्रिजर्व कर लिया गया गोल्ड को, और उसी के रेस्पेक्ट के अंदर उसे करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। करेंसी का मतलब भी यही है, गोल्ड, राइट। तो अब सवाल आता है इकोनॉमी की जरूरत क्या है। मैं बताता हूं। एक इंसान को दूसरे इंसान से जब भी कोई काम पड़ता है तो उन दोनों का वेस्टेड इंटरेस्ट कॉमन हो जाए, इसके लिए एक इंटरनल मीडिया की जरूरत पड़ी, दैट इज करेंसी, यानी कि पैसा, अर्थव्यवस्था। और इस पैसे का सही संचालन हो जाए, बिकॉज वो करेंसी अपने आप में खरीदने की पावर देती है, तो पावरफुल बना देती है। ये पावर सही डायरेक्शन में यूज हो, गलत ना बने, और इस पावर को जिसकी जितनी योग्यता है उतना ही उसे मिले। ये सब सोचते हुए इकोनॉमिक अरेंजमेंट को नाम दिया गया इकोनॉमी, एक सब्जेक्ट। और इसी तरह से इस इकोनॉमी का इंसान के साथ ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री में इसका डेवलपमेंट भी हो सके, इसका मोशन भी हो सके, ये पूरा का पूरा एक तरह से मूवमेंट की तरह चल सके, और पूरा जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है वो बना रहे, और उससे धीरे धीरे कंट्री का डेवलपमेंट होता रहे। तो इस अरेंजमेंट का नाम है इकोनॉमी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको पापा पॉकेट मनी देते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि इसमें से मुझे कितना खर्च करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं लेना है। इसी के साथ साथ कितने दिन चलानी है। जब आप उसे जल्दी खर्च कर देते हैं तो पापा मना करते हैं कि अब मैं आपको नहीं दूंगा, अब मैं आपको नेक्स्ट मंथ दूंगा, और वो एक पर्टिकुलर टाइम आप बड़ा स्ट्रगल में बिताते हैं कि यार मैंने पैसे खर्च कर दिए। कुछ बच्चे इसी वजह से अपने पैसे गुल्लक में जमा करने लग जाते हैं, पिगी बैंक बना लेते हैं। बस ये छोटी सी चीज़ें, जिस तरह से आप अपने फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं उस तरह से पूरे कंट्री के फाइनेंशियल्स को अरेंज करना और मैनेज करना इकोनॉमी होता है। आप जब बड़े होंगे तो सिर्फ अपने फाइनेंस को नहीं मैनेज कर रहे होंगे, अपने घर के फाइनेंस को मैनेज कर रहे होंगे। हो सकता है आप इस ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां आपको बड़ा फाइनेंस मैनेज करना हो। इसी वजह से आपको बेसिकली सिखाया जाता है इकोनॉमी के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसकी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि अरे भाई एक साथ क्यों नहीं पैसे छाप लेते हैं, एकदम अगर गरीबी है तो जब यहीं पे इंडिया में ही उसकी फैक्ट्री लगी हुई है तो वहाँ प्रिंट करके नोट लगे लोगों में बांट दे, गरीबों में मिट जाएगी। ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आते रहते हैं। ऐसी सभी बातें हम इकोनॉमी सेक्शन में सीखेंगे कि क्या है उसके रूल्स, नेशनल और इंटरनेशनल। इसी तरह से आता है साइंस। साइंस को मैं कहता हूं अमेजिंग साइंस या इनोवेटिव साइंस। साइंस का मतलब है नई सोच। विज्ञान का काम क्या है? विज्ञान आपको फ्यूचर के लिए तैयार करता है और एक बात बताता है। हर चीज जो आपने इन्वेंशन के तौर पर देखी है वो हम साइंस में ही पढ़ते हैं। विज्ञान या साइंस आपको एक सेंटेंस सिखाता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी लाइफ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। जिंदगी में हर समस्या से एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है और हर चीज को पॉसिबल किया जा सकता है। जब एरोप्लेन नहीं था तो लोग नहीं उड़ पाते थे, किसी ने उसके बारे में सोचा और वो मशीन बना ली, दैट इज पॉसिबल। एक इंसान ने चांद की तरफ देखा और रॉकेट बना करके चांद पर चला भी गया, ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। ये सब साइंस की मदद से हुआ। साइंस उस इमेजिनेशन को लॉजिकल क्रिएशन में कन्वर्ट करती है। ब्रेन में जब भी कोई चीज नई आती है वो एक इमेजिनेशन होता है, उसके बाद उसका लॉजिक ढूंढ करके उसको रियल क्रिएशन में कन्वर्ट करने का असली काम साइंस का है। और वही आपको बार बार सिखाती रहती है कि साइंस जैसे जैसे तरक्की करता जा रहा है, चीजें डेवलप होती जा रही हैं, फास्ट होती जा रही है। साइंस लाइफ को फास्ट करने का काम करता है, टाइम को घटाने का काम करता है। तो लाइफ को कम टाइम में ज्यादा अच्छा जी पाना, टाइम को मैनेज कर पाना
और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को अपने हाथ में ले पाना और जिंदगी में ये समझ पाना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रख पाना, ये सब साइंटिफिक सोच होती है। जब हम किसी बात को सुनते हैं जो हमें ऑर्थोडॉक्स या अजीब सी लगती है, जिस पर विश्वास नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, ये साइंटिफिक नहीं लग रही है, इसका साइंस क्या है, ये लॉजिकल नहीं लग रही है। तो एग्जैक्टली साइंस आपको किसी चीज के पॉसिबल होने के पीछे का लॉजिक देने का काम करता है और उसी से आपको फील आता है कि ये हो सकता है। तो साइंस सीखने से आपके अंदर एक लॉजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और एक पॉजिटिव माइंडसेट पैदा होता है। अब आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हम क्यों सोचते हैं या क्यों पढ़ते हैं? एक बार मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कई लोग कहते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का लाइफ में क्या काम है, ये अलजेब्रा का लाइफ में क्या काम है। अब मैं बताता हूँ। जिस तरह से बॉडी का एक्सरसाइज करने से बॉडी मजबूत होती है, ताकतवर बनती है, उसी तरह से ब्रेन के एक्सरसाइज करने से ब्रेन ताकतवर बनता है। आपकी मल्टीपल क्वेश्चन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन या लॉजिकल इंटेलिजेंस। इसी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन या आईक्यू, इन सब का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है ताकि लाइफ में आप जवाब दे सकें। और इसके लिए आपके दिमाग की मशक्कत कराई जाती है। आपका शरीर लेटे लेटे पड़े पड़े कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, ताकतवर नहीं बन सकता। वो सब एक्सरसाइज करने से बनता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रेन की एक्सरसाइज कराई जाती है। हर सब्जेक्ट का अपना रोल है, उसी तरह से मैथमेटिक्स की हर चीज का ब्रेन के किसी न किसी न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन के डेवलपमेंट से जुड़ाव है। वो एक तरह की मशक्कत, जैसे पजल्स करते हैं, पजल्स रिडल्स, वो ब्रेन को तेज करती है, आपका ब्रेन तेज होता है, आपको अच्छा लगता है उसका आंसर देना। बिल्कुल ऐसे ही पजल्स से बना हुआ है मैथमेटिक्स। गणित अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उससे प्यार करने लगे तो, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आते हैं। गणित है क्या? एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका आंसर, एक प्रॉब्लम सिचुएशन, उसका सॉल्यूशन निकालना। मेरी नजर में मैथमेटिक्स का मतलब है लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स बट एवरी प्रॉब्लम हैज वन और मल्टीपल सॉल्यूशंस। लेकिन प्रॉब्लम सामने से आती है, प्रॉब्लम एक सिचुएशन है और सॉल्यूशन ब्रेन से निकल के आता है, वो एक रिस्पॉन्स है। तो सॉल्यूशन माइंडसेट पैदा करने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है ताकि लाइफ में आप किसी भी जटिल परिस्थिति में आ जाएं, लाइफ में कितने भी बड़े चैलेंज आ जाएं, आप अपने ब्रेन पे विश्वास कर सकते हैं कि हर समस्या का एक समाधान हो सकता है। तो दैट इज मैथमेटिक्स। और ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने से ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का होता है। जनरल अवेयरनेस, दुनिया के बारे में पता होना, जैसे कि इन दिनों थोड़े दिन पहले कोविड चल रहा था, कोरोना, तो जनरल अवेयरनेस हुई ना कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ। इसी तरह से इससे पहले कोई दूसरी बीमारी आती है या घर के बाहर पानी मत इकट्ठा होने, तो वो छोटी छोटी बातें जो इंसानी जिंदगी के सही चलने के लिए ज़रूरी है, आसपास की सारी कॉमन बातें, वो सारी की सारी जनरल अवेयरनेस है। इसी के साथ साथ कॉमन फैक्ट्स, यानी कि दुनिया में कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन से स्पोर्ट में क्या होता है, कौन सा जो है मेडल कहाँ मिलता है, आर्मी में क्या होता है, वो जो भी चल रहा है वो सब कॉमन फैक्ट्स और जनरल अवेयरनेस से जुड़ी हुई बातें। इससे आपका जो घर बैठे या एक शहर में रहते हुए भी पूरी दुनिया के प्रति नजरिया खुल जाता है। आपके आउटपुट जो होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, आउटकम अच्छा होने लगता है और आपका आउटलुक यानी सोचने का दृष्टिकोण पॉजिटिव हो जाता है, वाइड हो जाता है। आप अपने आप में खुली हुई बड़ी पर्सनैलिटी बनने लगते हैं। एंड दैट इज द रीजन ऑफ दीज ऑल सब्जेक्ट्स। दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अच्छा है कि ये सब हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें ये सिखाया नहीं जाता, हमें इसके साथ जुड़ाव करना नहीं बनाया जाता। मैं टीचर्स अगर इसे देख रहे हैं तो उनसे एक बात कहना चाहता हूं, सब्जेक्ट पढ़ाने का बहुत सिंपल तरीका है। सब्जेक्ट वैसे पढ़ाओ जैसे उस सब्जेक्ट को लिखने वाले ने लिखा है और बनाने वाले ने बनाया है। दयाराम साहनी हिस्टोरियन रहे हैं। सोचिए अगर वो इस इतिहास पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? रटते हैं, दोहराते हैं? नहीं, वो इतिहास को जीते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे। हर चैनल पे कोई ना कोई हिस्ट्री का सीरियल आता है, राइट? सोचिए जो चीज आपके लिए बोरिंग है वो फिल्म मेकर्स के लिए इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है, कैसे उस चीज से वो एक पूरी की पूरी पिक्चर बना लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री आपको बने बनाए इमेजिनेशन देती है। हिस्ट्री में बहुत अद्भुत बातें हुई हैं, इसी वजह से वो उस पर बनाते हैं। बाजीराव मस्तानी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, लेकिन संजय लीला भंसाली उस पर पूरी मूवी बनाते हैं, पूरा डिपिक्ट करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। और वो पिक्चर हिस्ट्री की मूवी होते हुए भी केवल हिस्ट्री के स्टूडेंट्स देखने नहीं जाते, पूरी दुनिया देखने जाती है और वो सुपरहिट हो जाती है। यानी कि हिस्ट्री सुपरहिट है।
हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, बस उसे देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। पद्मावत के बारे में पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है एक बार पढ़ा, एक छोटी सी टॉपिक ही था, याद भी नहीं रहा, लेकिन पद्मावत के बारे में जब मूवी देखी तो पता लगा ऐसा हुआ है क्या। अलेक्जेंडर के बारे में मूवी देखी तो पता लगा ऐसा हुआ क्या। बड़ी इंटरेस्टिंग। क्यों ऐसा होता है कि इतिहास पर चीजें बनाई जाती है, रामायण, महाभारत, पोरस, अलेक्जेंडर, चाणक्य, अकबर, ये देखिए ना, महात्मा गांधी, जो भी हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं हर जगह से उठा करके उस पर कुछ ना कुछ बनाया गया है क्रिएटिवली। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री की बातें जानने योग्य है, बस उसे वैसे ही देखना जैसे वो हुई है। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री को देखना स्टार्ट कीजिए। तो टीचर्स अगर यहाँ इसको देख रहे हैं तो आपको हिस्ट्री वैसे पढ़ानी है, बच्चे का जुड़ाव पैदा करना है जैसा दयाराम साहनी या हिस्टोरियंस करते हैं। ज्योग्राफी आपको वैसे पढ़ानी है जैसे ज्योग्राफी के लोग करते हैं, जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट होते हैं, जो दुनिया में घूमते रहते हैं, वो जिस तरह से फील करते हैं, वो जिस तरह से जानते हैं इन चीजों के बारे में, उसी तरह से बच्चों को फील करवाइए, इमेजिनेशन के साथ, फीलिंग के साथ। किसी मेमोरी टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप उसको सीधा फील कर रहे हैं तो, इमोशंस के साथ। अगर आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो ऐसे पढ़ाइए या ऐसे बताइए जैसे वो खुद भी कोई लीडर है, वो बच्चा एक दिन लीडर बनने वाला है या वो जाने कि ये लीडर क्या है। देखिए आपने इन दिनों जब नरेंद्र मोदी जब से आए तब से पॉलिटी में इंटरेस्ट बढ़ गया, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को पता लगने लग गया हो क्या रहा है, क्योंकि उस लीडरशिप को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद में ट्रांसफर किया। आप ये देखिए, कोई इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन जब वो कोई पार्षद बन जाता है, सांसद बन जाता है, एमएलए बन जाता है, तो उससे पॉलिटी के बारे में सारी बातें पता होती है। अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, विधायक, एमएलए, सब छोटे छोटे समीकरण पता चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको जीता है, क्योंकि वो उसकी जरूरत बन जाती है। इसी तरह से आप पॉलिटिक्स को ऐसे ही पढ़ाइए जैसे आप भी एक नेता हैं, लीडर हैं, और ये बच्चे फ्यूचर लीडर्स हैं। आप देखिएगा उनको मजा आने लगेगा, समझ में आने लग जाएगा, और उन्हें फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए इतना बैठ करके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो पहले से तैयार होंगे हर बात के लिए, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहे होंगे। इकोनॉमी, जब आप इकोनॉमी पढ़ाएं तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं जैसे कोई इकोनॉमिस्ट पढ़ा रहा हो, जैसे कोई इकोनॉमिस्ट उस किताब को लिखता हो। आप देखिए ना, जो किताबें लिखने के बाद में बच्चों को बोरिंग लगती है, वो लिखने वाले ने कितने इंटरेस्ट से लिखी है, जीते हुए लिखी है, अपने एक्सपीरियंस से लिखी है। यानी कि वो सब्जेक्ट किसी के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही, हमारे लिए भी हो सकता है जब वही सोचा है, जिस पीरियड में जो सब्जेक्ट चल रहा है उस वक्त वही सोच लाई जाए जो उस सब्जेक्ट को लिखने वाले या बनाने वाले ने रखी है, और वो बच्चों को इमेजिन कराया जाए, तो ये सब्जेक्ट सब इजी हो जाएंगे और ये सब्जेक्ट उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करेंगे। साइंस पढ़ाएं तो ऐसे पढ़ाएं जैसे साइंटिस्ट पढ़ा रहा हो, बच्चे ऐसे पढ़े जैसे फ्यूचर साइंटिस्ट हो। आप सोचिए, जो सब्जेक्ट साइंस में बच्चों को एक स्ट्रेस पैदा करता है कि इतना सारा याद करना है, इतना कुछ करना है, बहुत सारा काम करना है। सोचिए थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने 9000 एक्सपेरिमेंट करके बल्ब जलाया था एक कमरे में बंद होकर के, एक शर्त के साथ, तो बल्ब तो जला के ही रहूंगा, उन्होंने क्या फील किया होगा, क्या स्ट्रॉन्ग थ्योरीज रही होंगी उनकी। रदरफोर्ड की तरह जो भी साइंटिस्ट आता है उसकी तरह सोचना सिखाइए बच्चों को, मैडम क्यूरी की तरह, कोई भी साइंटिस्ट। तो कहने का मतलब यह है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट का जो प्रणेता है, उस सब्जेक्ट में जिसका रेफरेंस है, आप उनकी तरह सोचना सिखाइए। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाइए नहीं, महात्मा गांधी के बारे में बताइए, महात्मा गांधी के बारे में बात कीजिए, उन्हें जीना सिखाइए उन दिनों को। साइंटिस्ट के बारे में, साइंस के बारे में पढ़ाइए नहीं, साइंस के बारे में बताइए, साइंस को सिखाइए, मजा आने लग जाएगा, और फिर ये देखिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगी। मैथमेटिशियन, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो किसी मैथमेटिशियन की तरह, रामानुजन आयंगर, शकुंतला देवी, ये क्या सोचते थे, ये सब एक ही दिमाग, हमारे जैसे दिमाग के लोग थे, बस उस सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने दिल लगाया, इमोशन लगाया, फीलिंग लगाई, प्यार कर लिया उससे। आप हर टीचर जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, वो अगर अपने सब्जेक्ट से प्यार करके बच्चों को प्यार करना सिखाते सब्जेक्ट के साथ, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। और फाइनली जब ये सारे सब्जेक्ट एक नॉलेज, एक स्किल, एक इंटेलेक्ट के तौर पे ब्रेन में जाएंगे, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ब्रेन का होगा, और वो बन जाएगा एक प्रोफाउंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो कि खुद के साथ साथ देश के काम आएगा और टाइम पर सफल हो जाएगा। आपने देखा है ना, जीके ही सफलता की सीढ़ी है, स्कूली जीके ही आगे जाकर के कंपटीशन एग्जाम में आती है। मैं एक आईएएस की तैयारी जब कर रहा था, तो मैंने एक सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट पर जाकर कहा कि मैं आईएएस में टॉप करना चाहता हूं, तो क्या करूं। तो मुझे पता चला, उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए 6th क्लास से 12th क्लास की,
मुझे लगा वो तो मैं पढ़कर आया हूं। तो उन्होंने कहा आप पढ़कर आए हैं लेकिन याद करके नहीं आए हैं। वही फैक्ट्स वापस आने वाले हैं और उन्हें एक नया नजरिए से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम आपका एक एग्जाम हुआ था उस सब्जेक्ट का, यहाँ पर आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा। यानी उस सब्जेक्ट में आपका कौन कहाँ कब क्या के साथ साथ क्यों और कैसे की डेप्थ भी होनी चाहिए। ये सब चीजें डेवलप होती है दोस्तों सब्जेक्ट से ही। अगर आप अपने सब्जेक्ट को ही दिल लगाकर, इंटरेस्ट के साथ और पूरी फीलिंग के साथ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। आपको बाजार से किसी भी तरह की मोटिवेशनल बुक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी गारंटी है इस बात की, मैंने फील किया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी या जानी, वो आज ये जाना कि इन सब्जेक्ट्स की जरूरत क्या है। और जीके इन्हीं सब्जेक्ट से बनी हुई है जिसके एपिसोड्स अब आपके आगे से आप देख पाएंगे। तो आइए जुड़ जाते हैं जीके से। मैं आपका स्वागत करता हूं अब दुनिया के उस सबसे बड़े साइंस में जिसका नाम है जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज। दुनिया की वो सबसे बड़ा ज्ञान जो आपको एक सुपर पर्सनैलिटी बना ही देगा, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में या कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, सबके काम आने वाला है। तो चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आगे से एपिसोड आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, हर सब्जेक्ट के एपिसोड्स देखते रहिए और इससे आप बनेंगे एक रियल सक्सेसफुल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।